हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एस्टेट पीआरटी का पेपर डिस्कस कर रहे थे। एस्टेट पीआरटी का पेपर जो हमारा 31 जुलाई इवनिंग को हुआ था। 31 जुलाई इवनिंग को हुआ था। उसके हमने चारों पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आता है पांचवा पार्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, पर्यावरण अध्ययन का, जो कि हमारा 30 मार्क्स का आता है। तो इसको हम देखेंगे डिटेल्स में। तो हमारा 121 का क्वेश्चन है, देश के किस भाग में झूम खेती प्रसिद्ध है? कि देश हमारा जो भारत देश है वो कहाँ पर, उसमें कहाँ पर झूम खेती की जाती है? तो बताएं कहाँ पर की जाती है झूम खेती को? और क्या बोलते हैं? स्थानांतरित खेती। इसको हम स्थानांतरित कृषि भी बोल देते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर की जाती है? ये की जाती है हमारी असम में, मणिपुर, मिजोरम और कहाँ पर की जाती है? ये नागालैंड, त्रिपुरा और है हमारा अरुणाचल प्रदेश। हमारे भारत के अंदर यहाँ पर ये झूम खेती की जाती है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ता है। ये हमारा हो गया उत्तर, ये पूर्व, तो हमारा यहाँ पर पड़ेगी। ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो यहाँ पर हमारा आएगा। तो क्या बताया है? झूम खेती कहाँ पर की जाती है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। और जो हमारी झूम खेती है वो एक क्या है? पारंपरिक कृषि पद्धति होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर किसान वनस्पति को काटता है और उसको फिर जलाता है, जलाकर भूमि को साफ करते हैं और फिर उस भूमि पर फसलें उगाते हैं। झूम खेती की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें पहले वनस्पतियों को काटा जाता है और फिर जलाया जाता है। झूम खेती में किसान जो है वनस्पतियों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ करते हैं। और ये क्या होती है? अस्थायी खेती होती है। अस्थायी खेती, झूम खेती क्या है? एक अस्थायी खेती होती है जिसमें एक किसान एक ही भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं और फिर उसे छोड़कर चले जाते हैं। और ये क्या होती है? प्राकृतिक उर्वरता होती है इसके अंदर। झूम खेती में क्या होती है? प्राकृतिक उर्वरता होती है जो वनस्पतियों को जलाने से प्राप्त होती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम ईवीएस का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन के लिए बच्चों के अनुभव की अभिव्यक्ति का संकेतक नहीं है? हमें नहीं है बताना है कि बच्चों की अभिव्यक्ति का संकेतक नहीं है। अनुभव की अभिव्यक्ति का संकेतक क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए, जहाँ पर बच्चों की अनुभव को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है वो क्या है? अनुभव की व्यक्ति का संकेतक होता है। जैसे कि हमारी चित्रकला है। चित्रकला के माध्यम से छात्र अपने पर्यावरण संबंधी जो अनुभव और जो समझ को व्यक्त करते हैं। ओके। शारीरिक गतियाँ जैसे कि रोल प्ले हो गया, छात्र अपनी भूमिका निभाते हैं पर्यावरण के अंदर। और रचनात्मक लेखन जैसे कि कहानी और कविताएं को अपने विचारों के द्वारा व्यक्त करते हैं। और अनुमान क्या होता है? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी चीज़ की मात्रा या फिर मूल्य का अंदाज़ा लगाया जाता है। यह सीधे तौर पर विद्यार्थियों के अनुभव की व्यक्ति का संकेतक नहीं है, बल्कि यह एक क्या है? एक मूल्यांकन कौशल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? कौन सा नहीं है? वो है अनुमान, क्योंकि ये संज्ञानात्मक क्या है? प्रक्रिया है एक। तो नेक्स्ट आता है हमारा 123 का क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया जितना संभव हो सके आनंददायक होनी चाहिए और कठिन नहीं। तो यह वाक्य किसने दिया है? फ्रेडरिक फ्रोबल द्वारा। ये कहते हैं, ये किंडरगार्टन जो पद्धति है उसका इन्होंने आविष्कार किया था। ये कहते हैं
शिक्षक जो होता है वो एक क्या होता है, माली होता है, और बच्चा शिक्षक एक माली होता है, और बच्चा पौधा होता है, और स्कूल बगीचा होता है, स्कूल बगीचा होता है। बच्चा खेल खेल के द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करता है। और मारिया मोंटेसरी ये बताती है कि जो सीखना है वो गाइडेंस पर आधारित होता है। सॉरी जो मारिया मोंटेसरी होता है ना, वो उसकी शिक्षा है वो कर्मेंद्रियों पर आधारित है, कर्मेंद्रियों प्लस ज्ञानेंद्रियों पर। और ये शिक्षा मंद बुद्धि बालकों को दी जाती है, मंद बुद्धि, इनके द्वारा शिक्षा मंद बुद्धि बालकों को दी जाती है। यानी कि सेंसिस के द्वारा शिक्षा देना किसके अकॉर्डिंग है, ये मोरिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन का आंसर नहीं है फिर ये, ओके। तो जॉन डीवी क्या कहता है, आप बताइए। जॉन डीवी कौन सी शिक्षण विधि दी है इन्होंने। जो जॉन डीवी है वो कहता है कि अधिगम एक सामाजिक प्रवेश होता है। अधिगम जो है एक सामाजिक परिवेश के अंदर घटित होता है, सामाजिक परिवेश के अंदर घटित होता है। ज्ञान हमारे अनुभव के आधार पर सामाजिक रूप से निर्मित होता है, ठीक है। इसने सामाजिक अनुभव की बात की है। तो हमारा महात्मा गांधी किसकी बात करते हैं, बेसिक एजुकेशन सिस्टम की, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित एजुकेशन होनी चाहिए। और हमारी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। और हस्तकला पर आधारित हमारी बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया जितना संभव हो सके क्या होनी चाहिए, आनंददायक होनी चाहिए। तो यह कथन किसके अनुसार है, ये है महात्मा गांधी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124 का। पेट्रोलियम को उसके विभिन्न घटकों में अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा सेडिमेंटेशन, फर्स्ट है हमारा रिफाइनिंग, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलाइजेशन। शोधन, तलछटीकरण, निष्पंदन, आसवन। तो क्या आएगा बताइए। तो पेट्रोलियम को उसके विभिन्न घटकों से अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, शोधन कहा जाता है। यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये प्रक्रिया तेल रिफाइनरी में होती है, इसके अंदर। और हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है, आसवन, जिसके द्वारा कच्चे तेल से, जो वो कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल को उसके क्वथनांक पर गर्म करके, जैसे कि इसके अंदर वो होता है गैसोलीन, डीजल, जेट ईंधन, उसको इससे अलग किया जाता है कच्चे तेल से। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, हमारी शोधन की प्रक्रिया, यानी कि रिफाइनिंग। बाँस नृत्य, जिसे आमतौर पर चेराव कहा जाता है, किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो बताएं कौन से राज्य का पारंपरिक नृत्य होगा। ये जो चेराव नृत्य है हमारा, ये मिजोरम के अंदर मिजो लोगों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। यह नृत्य एकता, सहयोग और मानव व प्रकृति के बीच संबंध का प्रतीक होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा 126। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आमतौर पर छोटे मांसाहारी होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर वो क्या होता है, उसके अंदर क्या आएगा, हमारे उत्पादक आएंगे, हरे पौधे। और जो द्वितीय पोषी स्तर है, इसके अंदर हमारे आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, जो इनको खाएंगे हरे पौधों को, प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, या फिर शाकाहारी। इसके बाद आता है हमारा तृतीय पोषी स्तर, इसके अंदर आएंगे हमारे द्वितीय
उपभोक्ता या फिर इसको हम कहेंगे छोटे मांसाहारी, जो कि इनको खाएंगे। छोटे मांसाहारी जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनको खाएंगे। 4th नंबर पर हमारे आएंगे तृतीयक उपभोक्ता, जो कि होते हैं तृतीयक उपभोक्ता या फिर शीर्ष मांसाहारी। शीर्ष मांसाहारी। तो बताएं खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आमतौर पर छोटे मांसाहारी आते हैं। छोटे कौन से होते हैं? ये होते हैं छोटे। तो आएंगे तृतीय पोषी स्तर पर। प्राथमिक या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे हमारे उत्पादक हरे पौधे, उनको खाएंगे हमारे प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि द्वितीय पोषी स्तर। और प्राथमिक उपभोक्ता को जैसे कि खरगोश हो गया, हिरन हो गया, उनको खाएंगे हमारे तृतीय उपभोक्ता, उनको खाएंगे हमारे द्वितीय उपभोक्ता यानी कि छोटे मांसाहारी। उनको भी खाएंगे हमारे द्वितीय को खाएंगे तृतीयक उपभोक्ता, जिनको कहते हैं शीर्ष मांसाहारी। किस इतावली मधुमक्खी प्रजाति को शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए पुनर्स्थापित किया गया है और यह आमतौर पर वाणिज्यिक शहद उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। तो बताएं कौन सी मधुमक्खी है? वो है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा। केंचुए के बारे में सत्य कथन नहीं है, वो बताना है। ये मृदा को नरम करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल, ये हमारी जो खेत के अंदर मृदा होती है उसको नरम करते हैं। ये मृत पत्तियां और पौधे खाते हैं। हाँ जी, ये खेतों के अंदर जो पत्तियां और पौधे होते हैं उनको भी खाते हैं। इनके मल से मृदा जो है वो उर्वरक बनती है। हाँ बिल्कुल, इनका जो मल है उससे क्या होता है? फर्टिलाइज बनती है हमारी मृदा। तो ये मृदा में पोषक तत्व घटाते हैं? नहीं, ये बात गलत है। तो ये मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 129 का बताएंगे। अंडमान द्वीपों के जंगलों में कुछ जनजातियों ने जानवरों के असामान्य व्यवहार से सुनामी का अनुमान लगाया। यह सुनामी भारत में कब आई थी? ये सुनामी भारत में आई थी दिसंबर 2004 में। कब आई थी ये सुनामी भारत में? दिसंबर 2004 में। तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 130 का, जो कि ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल ईवीएस में मूल्यांकन के लिए व्यापक संकेतक के रूप में उल्लेखित नहीं है? यानी कि व्यापक संकेतक के रूप में उल्लेखित नहीं है। तो वो है हमारा, बताइए, प्रयोग। हाँ, ईवीएस के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। व्याख्या, हाँ, टॉपिक को समझाया भी जाता है डिटेल में। और विश्लेषण भी किया जाता है। समरण, बच्चों को रटवाया नहीं जाता। तो ये व्यापक संकेतक के रूप में हमारे नहीं आते। मूल्यांकन के लिए व्यापक संकेतक, बच्चों को हमें मूल्यांकन करना है, उसके लिए व्यापक संकेतक नहीं है। हम बच्चों से प्रयोग करवा के देखेंगे, ये व्यापक के अंदर आएगा। व्याख्या करवा कर देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो बच्चे बताएंगे, वो व्याख्या करना हो गया। विश्लेषण, किसी चीज़ को हम बताएंगे, इसको आप एनालिसिस करके बताएं, तो वही बच्चे बताएंगे, व्यापक के अंदर आएगा। तो कौन सा नहीं आएगा? वो आएगा हमारा समरण। बच्चे को रटवाना नहीं है क्लास के अंदर। 131 का क्वेश्चन आएगा हमारा, किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली विधि घास के मैदान, कॉफ़ी बागानों आदि के लिए अधिक उपयोगी होती है, जहां भूमि असमान होती है? यह पर्याप्त पानी उपलब्ध, जहां पर क्या होता, पानी उपलब्ध नहीं होता। तो वो कौन सी प्रकार की सिंचाई होती है? बताएं, कौन सी सिंचाई प्रणाली होगी? धेकली, रहट, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई। तो बताएं कौन सी सिंचाई होगी जो असमान भूमि पर की जाती है? वो होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे ये पाइप हो गया, तो इससे ये ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर ये पाइप होते हैं और ये घूमते रहते हैं, घूमकर सिंचाई का पानी देते हैं वर्षा के रूप में।
तो ये हमारी कौन सी सिंचाई होती है? स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 132 का वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार वन की रक्षा के लिए जिम्मेदार वन अधिकार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो बताएं किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है ये हमारे ग्राम सभा के द्वारा। कौन सा अंग भोजन के पाचन में पाचक रस का उत्पादन करके सहायता करता है? तो वो कौन सा अंग है जो पाचक जो रस है उसका उत्पादक करता है? Which organ helps in the digestion of food by producing digestive juice? हार्ट आएगा, लीवर आएगा, किडनी आएगा या फिर ब्रेन आएगा? तो ब्रेन तो है ही नहीं। किडनी क्या करती है? हमारे खून को साफ करती है, तो ये भी नहीं आएगा। हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करता है, ये भी नहीं आएगा। तो हमारे आएगा यकृत यानी कि लीवर। कक्षा में CCE यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लागू करने का पहला चरण क्या है? हमारा पहला चरण कौन सा होगा? बच्चों की प्रगति की रिपोर्टिंग। जो बच्चों ने प्रगति की है उसकी हम रिपोर्टिंग करें, ये होगा। या फिर अधिगम स्थितियों का निर्माण करें, ये होगा। या फिर हम पहचान करें अपेक्षित सीखने के बिंदु या फिर अपेक्षित सीखने के उद्देश्यों की पहचान करें कि बच्चे जो हैं सीखने के कौन से उद्देश्य हैं, या फिर आंकलन करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे यानी कि पहचान करेंगे अपेक्षित सीखने के बिंदुओं की, कि लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, हम उसकी पहचान करेंगे। तभी हम CCE यानी कि मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले उद्देश्य तो समझेंगे ना कि कौन से उद्देश्य हैं। 4 चरण हैं जिनका पालन करके गतिविधि आधारित अधिगम का अभ्यास किया जाता है। वे हैं, तो वे बताएं कौन से हैं? सही क्रम, राइट सीक्वेंस बताना है। गतिविधि आधारित जो अधिगम है उसके लिए सही सीक्वेंस बताना है। तो गतिविधि के लिए हम सबसे पहले योजना बनाएंगे, फिर हम गतिविधि कराएंगे, फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उस पर हम विचार करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो देखिए जैसे कि गतिविधि आधारित जो हम बच्चे को सिखाएंगे, जो भी जैसे कि हम सबसे पहले योजना बनाएंगे। जैसे कि बच्चों को हम बगीचे के अंदर ले गए, उसमें हमें बच्चों को पत्तियों के बारे में सिखाना है कुछ, ये हमने योजना बना ली। तो हम बच्चों को कहाँ पर ले गए? पार्क में ले गए। तो बच्चे ने क्या की? गतिविधि की, सभी प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा कर लिया, कोई छोटी थी कोई बड़ी थी। तो उस पर उन्होंने विचार किया कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, उन्होंने विचार किया। फिर वो क्या करेंगे? सुधार करेंगे यानी कि रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हमने देखा था। तो हमारी प्रोसेस क्या आएगी? सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, उसके बाद हम गतिविधि कराएंगे, फिर प्रक्रिया पर विचार करेंगे, फिर हम सुधार करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 136 का प्राथमिक स्तर पर EVS सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए किस प्रकार की विषय वस्तु का उपयोग किया जाता है? विषय वस्तु बतानी है। देखिए केवल वाला आंसर तो सबसे नेगेटिव है, पहले ही काट दो आप। विशिष्ट विषय वस्तु, डिसिप्लिन, स्पेसिफिक थीम बतानी है कि इसने बोला है कि व्यवस्थित करने के लिए किस प्रकार की विषय वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो पाठ्यक्रम आधारित विषय वस्तु जैसे कि भोजन, आवास और पानी। तो प्राथमिक स्तर पर हमारे EVS की विषय वस्तु होती है, एक तो होती है परिवार एवं मित्र, और होती है भोजन, पानी, आवास या फिर आश्रय, यात्रा, और लास्ट आती है हमारी हम जो बनाते और करते हैं, जो भी चीज़ें हम जो बनाते और करते हैं।
ये हमारी ईवीएस की जो विषय वस्तु की थीम है। परिवार एवं मित्र 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारी थीम है। तो नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षा की भूमिका नहीं है। ईवीएस की भूमिका क्या नहीं है? बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण से जोड़ने में मदद करना। बिल्कुल, हम बच्चे को ईवीएस तभी सिखाते हैं ताकि वो आसपास के वातावरण से जुड़ सकें। बच्चों को अपने वातावरण की नहीं बताना है, बच्चों को अपने वातावरण की समग्र समझ विकसित करने में सहायता करना कि उसकी आसपास का वातावरण कैसा है। सही है बात। बच्चों के कक्षा के पाठों को उनके वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना। हाँ, बच्चों को उसके पाठ हैं उसके बाहर के जो लाइफ है उससे जोड़ना, ये भी हमारे ईवीएस का पर्पज़ है सिखाने का। तो क्या नहीं आएगा? तो केवल तो आ गया, वैसे भी नेगेटिव ऑप्शन हो गया, तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना और व्यवहारिक अनुप्रयोगों से बचाना। गलत बात है, ये बोल रहे हैं कि टू प्रोवाइड ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज एंड अवॉइड करना है प्रैक्टिकल नॉलेज। नहीं, गलत लिखा है, उल्टी स्टेटमेंट है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हमें बच्चों को प्रोवाइड करवानी है और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा? 137 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में विस्थापन और पुनर्वास पर बच्चों से चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है? Which one of the following method is not suitable for discussing displacement and resettlement in the context of EVS study with the children? तो बताइए कौन सा सही नहीं है? बच्चों से विस्थापन और स्थानांतरण में अंतर पूछना। तो देखिए, हमें विस्थापन और जो पुनर्वास है उस पर बच्चों से चर्चा करनी है, यानी कि डिस्कशन करना है। तो सही है, बच्चों से हम विस्थापन और स्थानांतरण के बीच में अंतर पूछेंगे। ओके। बच्चों को बड़ी विकासीय परियोजनाओं के मानव बसावट पर प्रभाव के बारे में बताना कि कहाँ पर ज़्यादा लोग बस रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके कारण जो है मानव है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो ये भी सही है, बच्चों को बड़ी विकासीय परियोजनाओं के मानव बसावट पर प्रभाव के बारे में बताना। बच्चों को विस्थापित लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को नज़रअंदाज करने के लिए कहना। नहीं, नज़रअंदाज तो कुछ नहीं करना, कि बच्चों को विस्थापित जो लोग हैं विस्थापित हो रहे हैं उनके द्वारा सामने करने वाली समस्याएं वो बच्चों को बतानी चाहिए ताकि बच्चे की समझ विकसित हो सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। बच्चों को इस विषय पर समाचार पत्रों से संबंधित रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए पूछना। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट के अंदर बच्चे देखेंगे, इससे जुड़ेंगे तो बच्चे खुद से करके सीखेंगे। 139 का क्वेश्चन आता है, 12 साल के बच्चों को समुद्र के नीचे के जीवन को समझाने के लिए हम कौन सा मल्टीमीडिया संसाधन का प्रयोग करेंगे और सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा? बच्चे को क्या समझाना? हमें समुद्र के नीचे के जो जीवन है, समुद्र के नीचे जो जीवन है उसको हमें समझाना है। तो फोटोग्राफ नहीं, फोटोग्राफ से बच्चों को समझ नहीं आएगा। मॉडल से भी, मॉडल भी एक देखने का ही है कि सामने है, जैसे फ़ोटो है वैसे ही मॉडल है, मॉडल से भी समझ नहीं आएगा। एनिमेशन, एनिमेशन के द्वारा समझ आएगा बच्चों को, और समाचार पत्र के द्वारा भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका क्या है? एनिमेशन, यानी कि बच्चे जो है देखेंगे और सुनेंगे, उससे ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, फ़ोटोग्राफ तो बच्चे ओनली देख सकते हैं, मॉडल्स को भी देख सकते हैं। एनिमेशन के अंदर वो ज़्यादा मल्टी सेंसेस का प्रयोग करेंगे समझने के लिए। तो हमारा ऑप्शन राइट है 3। 140 का देखिए, पुराने अचार पर कभी कभी दिखाई देने वाले सफ़ेद रुई जैसे पदार्थ का कारण क्या है? आपने भी देखा होगा कि हमारे घर में जो अचार का डब्बा है उसके ऊपर थोड़े दिन के बाद रुई जैसी वाइट वाइट कुछ आ जाता है। तो वो किसके कारण आता है? अधिक नमी के कारण आता है।
नमी के कारण कवक वृद्धि हो जाती है। हाँ बिल्कुल, नमी के कारण क्या हो जाती है, फंगल ग्रोथ हो जाती है, उसके कारण आता है। ज़्यादा सूखने के बाद ओवर ड्राइंग नहीं, अति शुष्कता के कारण नहीं आता, अति शर्करा मात्रा शुगर कंटेंट की तो अचार के अंदर बात ही नहीं होती, और सूखने की भी बात नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, नमी के कारण क्या होती है, कवक वृद्धि हो जाती है। इसीलिए सफ़ेद रुई जैसे हमें पदार्थ देखने को मिलता है अचार के अंदर। सीखने की प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग टर्म किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने। और कौन सी टर्म दी थी, MQ, मोर नॉलेजेबल अदर, और दी थी ZPD, और दी थी स्कैफोल्डिंग। ये 3 टर्म दी थी वाइगोत्स्की ने। MQ क्या होता है, जो हमारे से ज़्यादा ज्ञानी होता है और हम उससे सीखते हैं, तो वो क्या है, MQ, जैसे कि शिक्षक, दोस्त, माता पिता। ZPD क्या होता है, जितना हमने खुद से कर सकते हैं और जितना हम किसी दूसरे की हेल्प से करेंगे, उसका गैप को क्या कहेंगे, ZPD। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक अस्थायी हेल्प होती है। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल है ही, साइकिल के दोनों तरफ जो 2 टायर होते हैं अस्थायी रूप से, वो हमारे साइकिल सीखने में मदद करते हैं। ये क्या है, स्कैफोल्डिंग। या फिर बच्चे जो है उंगली पकड़ के सिखाते हैं, बच्चे को चलना सिखाते हैं तो उंगली पकड़ के सिखाते हैं, तो बाद में उसको आने के बाद उसकी सहायता करनी बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारी अस्थायी हेल्प क्या होती है, स्कैफोल्डिंग। तो सभी बच्चों के लिए निरंतर निगरानी प्रदान करना, निगरानी की कोई बात ही नहीं है स्कैफोल्डिंग के अंदर। अवधारणाओं को रट्टा लगाने के लिए, रट्टा तो वैसे भी नहीं लगाना, ये गलत है। सही उत्तरों के लिए पुरस्कार देना, नहीं जी। तो हमारा ऑप्शन आएगा, बच्चों को उन कार्य में सहायता देना जो वे स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्कैफोल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है, तो बताएं खरीफ फसल कौन सी है, तो बताएं खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो मानसून के मौसम में उगाई जाती हैं, जिसके अंदर ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। खरीफ ज़्यादा वर्षा होने के कारण वो ख़राब हो जाती हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, खरीफ की फसल कौन सी होती हैं, जिसके अंदर ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा बारिश होने से वो फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो वो फसलें कौन कौन सी होती हैं हमारी खरीफ की फसल, धान की, चावल की, धान को चावल बोल दो, या फिर मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, गन्ना, सोयाबीन, दालें, और क्या आएगा, मूंगफली। ये हमारी क्या होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं, जो कि जून से अक्टूबर के महीने में उगाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, चावल। तो खरीफ की फसलें कौन सी हैं इसके अंदर, तो चावल आएगा हमारा ऑप्शन। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 143 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी EVS की विशेषता नहीं है। यह शिक्षक केंद्रित होता है, नहीं है पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है। ओके, होल्ड पर रखते हैं एक बार। यह शिक्षार्थी केंद्रित होता है, बिल्कुल। EVS के अंदर जो बच्चे के अंदर शिक्षा दी जाती है, वो उसकी रुचि, क्षमता और बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। और यह क्या होती है, कॉन्टेक्चुअल होती है, यानी कि संदर्भ, या क्या होती है ये, संदर्भात्मक होती है, ठीक है। यह कई विषयों को एकीकृत करता है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंटल, सभी को क्या करता है, ये इंटीग्रेटेड करता है। यानी कि कॉन्टेक्चुअल, यानी कि ये एनवायरनमेंट के अंदर जो है शिक्षा दी जाती है। तो कौन सी शिक्षा नहीं है, यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो क्या आएगा, टीचर सेंटर्ड। CCE का अर्थ बताना है, फुल फॉर्म क्या होती है फुल फॉर्म, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस वर्ष के स्तर पर अपने समझौते में CFC के उत्पादन को स्थिर करने का निर्णय लिया था, तो बताएं कब लिया था ये निर्णय। ये लिया था 1986 के अंदर। EVS कक्षाओं की अनुशंसित विशेषता नहीं है, आपको बताना है कि EVS क्लासरूम की कौन सी विशेषता नहीं है।
सीखने में सहायता के लिए दृश्य सामग्री का उपयोग करना। सही है, बिल्कुल। दृश्य सामग्री का हम चार्ट मॉडल्स का प्रयोग करते हैं और जियो चार्ट और हम जो अलग अलग मॉडल्स होते हैं वाटर के ऊपर से वाटर के ऊपर, तो हम दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष जानकारी और परिभाषाओं पर बल, हाँ ये नहीं है, हम भाषाओं के ऊपर बल नहीं देते, ये नेगेटिव ऑप्शन है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ज्ञान के निर्माण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। बिल्कुल, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चे जो है निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज का निर्माण करते हैं। विद्यालय के ज्ञान को बच्चे के स्थानीय ज्ञान से जोड़ना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। एनसीफ कहता है कि ईवीएस का ज्ञान जो है बच्चों के स्थानीय ज्ञान से जोड़ा जाए, ताकि बच्चों को प्रीवियस का नॉलेज और बच्चे अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 147 का, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा का उपयोग छात्रों के भ्रमण के लिए एक प्रभावी स्थानीय अधिगम संसाधन की तरह किया जा सकता है? सार्वजनिक सुविधा का उपयोग बताना है। सार्वजनिक हम भ्रमण के लिए कर सकते हैं और जो कि प्रभाव स्थानीय अधिगम संसाधन की तरह, और वो अधिगम संसाधन हमारे लिए उपयोगी हो। तो हम बिजली इकाई के अंदर, पावर हाउस के अंदर नहीं जा सकते बच्चों को लेकर, लोकल मेले के अंदर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि बच्चे वहाँ पर गुम हो जाएंगे। और क्या है हमारा म्यूजियम, क्या है म्यूजियम, तो हम जो है म्यूजियम के अंदर भी नहीं लेके जा सकते। तो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर हम बच्चों को लेकर जा सकते हैं भ्रमण के लिए, दिखाने के लिए कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक हैं। बच्चे बुक को देखेंगे, अच्छे अच्छे चित्र मिलेंगे उनको। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश किस माध्यम से देती है? तो किस माध्यम से देती है? वो साउंड के द्वारा देती है, बी बी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया संसाधन ईवीएस शिक्षा के लिए प्रभावी माना जाता है? तो बताएं कौन सा मीडिया ईवीएस के लिए से अच्छा माना जाता है? मॉडल, ठीक है, मॉडल तो बस दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नदी का प्रयोग भी हम उठा के नहीं ला सकते क्लास के अंदर। और कैमरा के अंदर हम क्या ही दिखा लेंगे बच्चों को, कैमरे के अंदर तो फ़ोटो ही मिलेंगी जिसको बच्चे क्या देख ही सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आएगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल, इसके अंदर बच्चे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं अच्छे अच्छे जो चित्र भी मिलेंगे प्लांट्स के, एनिमल्स के। तो बच्चे जो हैं इंटरेस्ट के साथ इस चैनल को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 150 का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम संकेत की पहचान करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो हमारा क्या आएगा? बच्चों की स्मरण शक्ति का परीक्षण करना नहीं, बच्चे की मेमोरी का टेस्ट नहीं करना हमें। उपस्थिति दर्ज करना, उपस्थिति दर्ज अटेंडेंस रिकॉर्ड करने से भी नहीं है। शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रगति को समझने के लिए माता पिता और शिक्षक और बच्चों को एक संदर्भ प्रदान करता है। क्या? संकेतक, अधिगम संकेतक। प्रगति को समझने के बच्चे कितना सीखे हैं, माता पिता को भी, शिक्षकों को भी, बच्चों को अपने खुद की कि बच्चों को क्या समझ आया, कितना आया, कितना नहीं आया। टीचर को भी हमें कहाँ पर शिक्षण विधि या को सुधारने की आवश्यकता है, बच्चों को कितना समझ आया, और माता पिता को भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो इस क्लास में हमने किया स्टेट पीआरटी का जो हमारा 5वां सेक्शन था, 5th सेशन था ईवीएस का, उसको हमने डिटेल में किया है। तो बताएं आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी। थैंक यू।